हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 24 अप्रैल 2026। सुमित सर से कल बात हुई थी कि सर आप कब से रिज्यूम करेंगे डिस्कशंस को। तो सर का ये कहना था कि सर मैं अभी कहीं फंस गया हूँ, तो एक बार आप ही कंटिन्यू करो, कम से कम इस हफ्ते तो आपको ही करना है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें, सुमित सर जल्दी ही रिज्यूम कर लेंगे। परिस्थिति थोड़ी सी उलझ गई तो हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। आज हम दो इश्यूज डिस्कस करेंगे। एक तो देखो, इंडिया में है ना, कई स्टेट्स में हीट वेव डिक्लेयर कर दी गई है, या फिर कहें कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या कारण है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, समझेंगे। दूसरा हमारा डिस्कशन रहेगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो मिटिगेटरी अप्रोच होती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर ले हो ही ना, तो उसके लिए तो फंडिंग अच्छी खासी एलोकेट हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एडेप्टेशन की बात आती है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी इतने एफर्ट्स नहीं किए जा रहे। तो कैसे हम ग्रास रूट लेवल पे या फिर कहें लोकल लेवल पे हम एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे कि एडेप्टेशन लाया जा सके। मतलब कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं, समझेंगे पूरा डिटेल में दो आर्टिकल्स को। शुरू करते हैं। पहला है हाई हीट ऑन इंडिया एंड वार्मिंग। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 में इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमारे यहां पर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर लगभग 8 स्टेट्स में देखा जा चुका है, जिसका नतीजा क्या है कि जो लोग भी आउटडोर काम करते हैं, उन लोगों के पास में लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बहुत कम समय बचता है, क्योंकि दोपहर का हीट इतना ज्यादा है कि ना तो उनके पास कोई खरीदार आ रहा है, अगर कोई दुकानदार है तो ना वो कहीं काम कर पा रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करे तो पसीनों में इतना परेशान। तो ऐसे में 247 बिलियन आवर्स का लॉस हुआ था 2024 में, और ये अब धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि हर साल टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये हीट बढ़ रही है। और फिर कोलंबिया एक इनिशिएटिव है, कोलंबिया इनिशिएटिव, उसमें कैसे कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं फंडिंग को लेकर के। ये सारा हमारा एक पूरा फ्लो रहेगा आज के इस सेशन का, आई मीन इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हीट वेव क्या है। देखो, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से सीधा है कि अगर आप प्लेन एरियाज में रहते हो तो वहां पर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री तक जाता है वो नॉर्मल है, लेकिन उसमें 4.5 से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा हो जाए तो उसको हम बोल देंगे नॉर्मल हीट वेव। ठीक है, 40 डिग्री से ऊपर जाते हैं हीट वेव तो हो जाएगी, लेकिन वो नॉर्मल है, चलो ठीक है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वही टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर 6.5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब टोटल ओवरऑल देखें तो 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चला गया, तो सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में चला जाएगा। सिमिलरली कोस्टल रीजन्स में 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर गया तो हीट वेव है, और हिली एरियाज में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर गया तो आप उसको हीट वेव बोल देंगे। तो ये एक तो डेफिनेशन हमें याद रख लेनी है। ये कंडीशन अभी के टाइम पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। कहां कहां पर, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, ठीक है, या विदर्भ वाले रीजन की बात करें, तो विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और केरला, ये जो रीजन है यहां पर, इधर केरला वाले रीजन में भी अब आप सोचो टेम्परेचर कितना ज्यादा हो गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां आपका गुजरात वाला रीजन आ गया, और ये आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन आ गया 40 डिग्री से ज्यादा। तमिलनाडु और कर्नाटका में अबव नॉर्मल हीट हो रही है। तो ये एक फैक्ट चेक है कि क्या हालात अभी हमारे यहां पर चल रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। सवाल, क्यों ये इतना हीट क्रिएट हो रही है? इसके पीछे चार कारण बताए जाते हैं। पहला तो अल्नीनो इफेक्ट, दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कमजोर होना, तीसरा है कन्वेक्टिव करंट्स का कमजोर होना, और चौथा है अर्बन हीट आइलैंड्स, और पांचवा है वेट बल्ब टेम्परेचर। इनको समझेंगे एक एक को हम डिटेल में। सबसे पहला है अल नीनो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशियन है, मानो ये पैसिफिक ओशियन है, इधर की तरफ आपका आ गया एशिया, इधर की तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर की तरफ नॉर्थ अमेरिका,
ये आपका साउथ अमेरिका। तो क्या होता है कि साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास में इधर अंटार्कटिका की तरफ से एक करंट आती है, कोल्ड वाटर करंट, जिसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है इधर पेरू के पास में। वहीं पर इक्वेटर के रीजन में एक करंट फ्लो करती है, हॉट वाटर करंट, ठीक है, जिसको हम बोल दिया करते हैं हॉट वाटर बोल दो या वार्म वाटर करंट, उसको हम बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब इन दोनों करंट्स का मिलना होता है पेरू के ऑफ कोस्ट पे। लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट डोमिनेट कर जाती है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा रह जाता है पैसिफिक ओशन का, उस टाइम पर आप क्या देखते हो कि पेरू वाले रीजन में भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है और पेरू की तरफ फिर बाद में हवाएं खींची चली आती है और अल्टीमेटली रेनफॉल जो है वो पेरू में तो ज्यादा होता है, लेकिन उसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, रेनफॉल कम होता है और उसी का लिंक फिर आगे देखें तो इंडिया में भी मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन जो है वो ठंडा नहीं हो पा रहा। इसके पीछे लॉजिक क्या आप समझिए कि पिछले साल की जो गर्मी थी, उस गर्मी की वजह से पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन बीच में जो ठंड थी, जो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता था, वो कूलिंग इफेक्ट उतना नहीं हुआ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग थी। अब अगेन गर्मियां आ जाती हैं तो उस वजह से पैसिफिक ओशन एक बार फिर से हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होने का स्कोप रहता है ना, वो स्कोप खत्म हो गया। इस वजह से यहां पर जो पेरुवियन कोस्ट पे टेम्परेचर राइज होने का स्कोप है ना, वो बढ़ गया। इसी इफेक्ट को हम बोल देते हैं अल नीनो। समझ गए? यहां पर पेरू में तो अच्छी रेनफॉल होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में रेनफॉल की कमी आती है। इसका सीधा असर हमारे मानसून पे दिखाई पड़ता है। तो एक तो बताया जा रहा है ये फैक्टर। क्लियर है? वीक मानसून होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सीधी बात है हमारे यहां पर भी। दूसरा, अब की बार आपने क्या देखा कि दिसंबर महीने से लेकर के फरवरी महीने तक हमारे यहां पर रेनफॉल आती है, मावट आती है, लेकिन अब की बार वो एब्सेंट थी। वो भी एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, अगेन वो हमारे एब्सेंट थी, इस वजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। तीसरा, लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी। जब भी किसी भी एरिया में टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां की एयर है ना, हीट अप होकर के असेंड करती है, राइज करती है, और राइज करके फिर वहां पे कंडेंसेशन, अगर ह्यूमिडिटी है तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होकर के फिर उससे रेनफॉल हो जाता है, तो उससे भी कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन अब की बार ये जो कन्वेक्टिव अप्रोच थे, ये डेवलप ही नहीं हो पाई। ये एक नेचुरल कूलिंग प्रोसेस रहा, वो भी एब्सेंट होने लग गया। फिर चौथा, कोस्टल ह्यूमिडिटी और अर्बन हीट आइलैंड। आप देखो कि शहर जो हैं वो कंक्रीट, एसफल्ट, मतलब रोड, इनसे हमारा चारों तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आने वाली सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। अब नॉर्मली तो क्या होता है कि दिन में तो हम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम का मतलब अर्थ की बात कर रहा हूं, और रात में हम रेडिएशन को स्पेस में भेज दिया करते हैं, तो वो बैलेंस बन जाता है। लेकिन शहरों में ये जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रखा है, इसने क्या किया है कि जो हीट आई उसको अक्यूमुलेट कर लिया और नेक्स्ट डे फिर वापस से, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो दोबारा से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे में आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में आपको शहरों में टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। अब सोचो, यही अर्बन एरियाज अगर कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हैं और वहां पर कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी भी इसमें ऐड हो गई, तो ये एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको बोलते हैं वेट बल्ब कंडीशन। मतलब टेम्परेचर ज्यादा लेकिन ह्यूमिडिटी भी साथ में। अब गर्मियों में क्या होता है, सूखी गर्मी पड़ती है ना, तब तो हमारी गर्मी में पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है और वो इवेपोरेट करके और हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन वेट बल्ब में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा तो स्वेटिंग होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हवा में अच्छी खासी है। वो फिर आप देखो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही डेडलीस्ट साबित हो जाता है। ये जो चीज है, ये अपने आप में और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं जो कि सीधा इशारा कर रहे हैं कि क्यों हमारे यहां पर गर्मी बढ़ रही है। आज हम देखें तो हमारी रातें हैं वो बहुत गर्म हो रही है, वेट बल्ब टेम्परेचर देखने को मिल रहा है हमारी कोस्टल सिटीज में। तो इसके पीछे का मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि रातें जो थी वो कूलिंग इफेक्ट दिया करती थी, लेकिन अब वो नहीं हो रहा।
रात को बॉडी रिकवरी कर सकती थी, लेकिन अभी के टाइम पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है कि दिन की थकान तो थी, रात को भी नींद पूरी नहीं हो रही, ठंड नहीं मिल रही। ऐसी परिस्थितियों में मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। ज्यादा खतरा किसको है? जो बूढ़े या फिर जो बाहर की तरफ काम करते हैं, आउटडोर कंस्ट्रक्शन साइट्स और इन पे काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इसका खतरा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेट बल्ब टेम्परेचर का ये क्वेश्चन है ना, ये तो टॉपिक आपके ऑलरेडी 2025 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, राइट। अब देखो इसका इंपैक्ट कहां कहां आता है, वो हमारे लिए समझना जरूरी है। सबसे पहला इंपैक्ट तो हेल्थ एंड लेबर पर आ रहा है। कैसे? लेंसेट ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें यह बताया कि इंडिया में 2024 के साल के अंदर लगभग 247 बिलियन आवर्स वर्किंग आवर्स का लॉस हुआ है। सीधी बात है, गर्मी इतनी है कि जो आउटडोर वर्क हो सकता है उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ इससे एक इनकम पर भी असर पड़ रहा है। काम पूरा नहीं हुआ तो फिर वही बात है, पेमेंट पे भी आपका असर देखने को मिलेगा। और ज्यादा इसमें डेंट किसको आ रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर को, जिनकी ना तो सैलरी फिक्स है, ना आने का टाइम, ना जाने का टाइम, राइट। दूसरा एग्रीकल्चर। अभी देखो जिस तरीके से मार्च और अप्रैल मंथ में जो गर्मी आती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो ग्रेन है गेहूं का, वो डेवलप नहीं हो पाता। गेहूं को क्या हल्की हल्की ठंड चाहिए होती है, फिर ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है ना गर्मियों की तरफ, तब जाकर के ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन जब ग्रेन फिलिंग का काम होता है ना, उस टाइम पर एकदम से हीट स्ट्रेस इंक्रीज होना, ये एक तरीके से टर्मिनल हीट स्ट्रेस का काम कर देता है कि जब पक रही है फसल, उस टाइम पर गेहूं का दाना सिकुड़ गया। नतीजा क्या हुआ कि वहां पर आपको अल्टीमेटली गेहूं की पैदावार पे असर दिखेगा, और उससे हमारी फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का भी डर है। अब आप लिंक देखो कि हीट हीट की वजह से सप्लाई शॉक, फूड इन्फ्लेशन, फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो फिर उस पर काम करेगी कैसे हम फूड इन्फ्लेशन को टैकल करें। तो ये आपका एग्रीकल्चर पे भी असर है। फिर बात आती है क्या गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान है? यस, इसके लिए प्लान है, वो है हीट एक्शन प्लान्स। लेकिन क्या हमारे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर यह ऑपरेट हो रहा है या स्टेट लेवल पर? तो आंसर होगा नो। ये लोकल अलग अलग एरियाज में अपने हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। हो सकता है कि उसमें थोड़ा स्टेट भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है? आंसर इज नो। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज है। अब ये जो लोकलाइज्ड जो हमारे हीट एक्शन प्लान्स हैं, ये क्यों फेल होते हैं? देखो एक तो क्या है कि हमारा जब भी कोई डिजास्टर या किसी भी तरीके की चैलेंजिंग कंडीशन आती है, तो हम अभी भी मोर और लेस वहां पर उलझे हुए हैं कि जब कोई इवेंट हो जाएगा उसके बाद में ही हम एक्शन में आएंगे। मतलब हमारा काम क्या है? रिएक्टिव हो गया, जबकि होना क्या चाहिए? प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। दूसरा, लॉन्ग टर्म फंडिंग का शॉर्टेज रहता है। अगेन फंडिंग तो सबसे प्राइम चीज है किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। तीसरा, नो अर्बन रीग्रीनिंग। शहरों को बसाने के टाइम पर आपने जंगल काटा, इकोलॉजी को एक बार डिस्टर्ब किया, तो उसको एक बार रिकवरी देने के बाद देने के लिए कंस्ट्रक्शन जब हो जाए तो स्ट्रीट्स में हमें प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसकी वजह से क्या होता है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके अलावा ज्यादा समस्या किसको आ रही है? इनफॉर्मल सेक्टर को। इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को इनकम का डेंट है, हेल्थ का डेंट है, कितनी परेशानी है। और महंगाई अगर खाने की बढ़ी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी फिर गरीबों को ही होती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के ये जो हीट एक्शन प्लान्स है इनको फेल कर देते हैं। तो इसके लिए हमें यहां पर थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट केस यहां पर कोट किया गया आर्टिकल में, इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इधर, ठीक है। तो क्या है कि वोटिंग के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटिंग आवर्स है वो बढ़ा दिए, सुबह के एक्सटेंड कर दिए, शाम को एक्सटेंड कर दिए, जिससे कि दोपहर में कोई ना निकल पाए तो वोट देने तो कम से कम पहुंचे। लेकिन सवाल क्या है कि क्या एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी? नहीं, आपने रिएक्टिव अप्रोच ही अपनाई। इसलिए हमें थोड़ा सा एक्शन को एक्सपेंड करना होगा, जिससे कि प्रॉब्लम को आने से पहले ही ठीक कर ले। क्या हो सकता है? जो प्रॉब्लम्स हो उन्हीं का सॉल्यूशन निकाल दो। जैसे लॉन्ग टर्म फंडिंग पे काम किया जाए, एडहोक नहीं, परमानेंट बेसिस पे। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाए जाए कि कहीं पर भी अगर कोई चैलेंज आए या कहीं पर भी कोई भी तरीके का हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो, शहरों में लेबर अगर काम करे तो उनको इमीडिएटली रिलीफ दे दी जाए और साथ में उनको
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करे और इवन अनाउंसमेंट भी टाइम पे होते रहे। अर्बन रीग्रीनिंग पे काम किया जाए जिससे कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को रोका जाए। हीट सेफ्टी लेजिस्लेशन, अगेन वही बात कि हीट एक्शन प्लान है लेकिन वो अपने अपने लोकल एस्पेक्ट में ही बिल्कुल मतलब अनप्लान्ड मैनर में ही प्लानिंग की हुई है, तो उसको एकदम स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। फिर बात आती है क्लाइमेट अडेप्टेशन की। देखो, हम क्लाइमेट मिटिगेशन पे पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी मुद्दे को, है ना, क्लाइमेट अडेप्टेशन मिटिगेशन। लेकिन हमें क्लाइमेट अडेप्टेशन पर भी काम करने की जरूरत है कि सच्चाई है क्लाइमेट चेंज हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज हम झेल रहे हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। इसके लिए देखो, कोलंबिया कोalition करके एक ग्रुपिंग है जिसमें 50 से ज्यादा देशों ने ज्वाइन कर लिया, तो इंडिया को भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? एक तो क्या है कि इसमें टारगेट रखा गया है कोलंबिया कोalition में कि हम फॉसिल फ्यूल से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो मैक्सिमम होता है वो आप रोकने के लिए डायरेक्टली रेडी। दूसरा, क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस है वो मिलने लग जाएगा जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए। और तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हम चाहते हैं कि भाई हम अगर क्लाइमेट चेंज को टैकल करना चाहते हैं तो सीधी बात है कि हमें डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए फाइनेंशियली एंड टेक्नोलॉजिकली। तो वो चीजें यहां पर एक ऑप्शन के तौर पे निकलती हुई सजेस्ट की जा रही है। तो कोलंबिया कोalition का नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। अब एमसीक्यू एक्सरसाइज कर लें। चलो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमने आर्टिकल में अच्छे से कवर किए हैं। एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ करके फिर इसका जवाब देना बहुत ही अच्छा है। इनमें से कोई स्टेटमेंट एज इट इज भी आपको अगर एग्जाम में मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे, जवाब देंगे। फिर अपना मेंस का, मेंस में आपके पास में ये क्वेश्चन देखो, द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ प्री मॉनसून हीट वेव्स in India are not merely a meteorological phenomena, but a complex socio-economic crisis. Analyze the structural limitation of India's heat action plans and suggest comprehensive measures to mitigate this crisis. मतलब एकदम आपका जो आर्टिकल है उसको बहुत अच्छे से कवर करने वाला ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप हीट वेव को डिफाइन कर सकते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे क्या आइडेंटिफाई करता है। फिर आप इसमें अपनी तरफ से डेटा दे सकते हैं कि भाई कितना एक्चुअल में वर्किंग आवर्स का लॉस हो रहा है, कितना जीडीपी का लॉस हो रहा है, आगे हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटीग्रेट करके आप आंसर लिख सकते हो। फिर आप बॉडी में कॉज बताओ, सबसे पहले क्या कारण है, ठीक है, वो 4-5 कारण हमने देखे वो बताइए। फिर उसका असर क्या आ रहा है इकोनॉमिकली और सोसाइटी में, ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उन पे, है ना। इंपैक्ट्स आप बता देंगे जिसमें आप बताओगे कि हीट की वजह से कैसे हमारी फूड चेन पर भी सीधा या फिर कहीं फूड सप्लाई पर भी सीधा असर आ रहा है। फिर बाद में क्या गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो बताइए, जिसमें हीट एक्शन प्लान्स ऑलरेडी जो हमारे चल रहे हैं उन पे आप ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी तरफ से कोई सोल्यूशन एडिशनल, क्योंकि हीट एक्शन प्लान्स में कुछ कमियां रह रही है, क्योंकि यही तो हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हीट एक्शन प्लान आपने बताया, प्लान में क्या क्या चीजों की कमी है वो बता दी, अब आप उसका सोल्यूशन दे दो और लास्ट में फिर कंक्लूड कर दो। तो ये एक आपका फ्लो रह सकता है आंसर राइटिंग के टाइम पे, ठीक। इसी से रिलेटेड पीवाई क्यूज आप देखो, अल नीनो ला नीना से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीज ध्यान हमेशा रखनी है, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमें मैपिंग को जरूर यूज करना है, ठीक है, मैप जरूर बनाना है जिससे कि इफेक्टिव बन जाए हमारा आंसर। अर्बन हीट आइलैंड पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे आया हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पता ही आपको, किस तरीके से मेडिटेरेनियन सी से जो विंड्स आती हैं जो कि रेनफॉल कराती है हमारे यहाँ पर, मावट कराती है सर्दियों के टाइम पे, राइट, उससे रिलेटेड आ गया। ये आपके हो गए पीवाईक्यूज आपके प्रीलिम्स के। मेंस में भी आपके 2019 और 2013 में क्वेश्चन आए हुए हैं। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमारे एंगल्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं और इस टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हो अलग अलग एंगल्स में। आप देखो कितना डायनामिकली यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि भाई कैसे आप ज्योग्राफी इकोनॉमी को अगर इंटीग्रेट करके आंसर देते हो कि हीट की वजह से कैसे फूड इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे स्ट्रेस, राइट। तो वो आप एक डायनामिक्स हमें डेवलप करके चलनी है आंसर राइटिंग में, ठीक है। मॉनसून का इन्फ्लेशन से लिंक, हीट एक्शन प्लान और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या लिंक है, आंसर तो है कि नहीं है लिंक, लेकिन लिंक करके हम कर सकते हैं। कॉलेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो कोलंबिया कॉलेशन है लास्ट में सजेशन में आया,
है ना। लेंसेट की तरफ से जो डेटा रिलीज किया गया है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि 2025 प्रीलिम्स में आपसे पूछा हुआ है, तो इन पे हमें ध्यान देना है। आगे चलते हैं। स्केलिंग क्लाइमेट एडेप्टेशन फ्रॉम पॉलिसी टू ग्रास रूट्स। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3, अगेन वही टॉपिक है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको समझते हैं अच्छे से। इसमें देखो हमारे पास में कुछ चीजें हैं जो पहले ही समझनी जरूरी है। सबसे पहला काम तो क्लाइमेट एडेप्टेशन क्या होता है, क्लाइमेट मिटिगेशन क्या होता है। मिटिगेशन का मतलब सिंपल होता है कि आप रूट कॉजेस को रिड्यूस करना चाह रहे हो, या फिर यूं कहें कि किसी भी तरीके का जियो फिजिकल फिनोमेना अगर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस हो जाए, बहुत ही ज्यादा डैमेज वाला हो जाए, तो उस जियो फिजिकल फिनोमेना के अकरेंस के जो कॉजेज हैं अगर उनको हम रिड्यूस कर दें, तो उस डिजास्टर के इंपैक्ट को भी हम मोर और लेस एलिमिनेट या रिड्यूस कर देंगे, तो इसे ही बोला जाएगा मिटिगेशन। क्लियर है। जैसे कि सोलर विंड एनर्जी पे आप इन्वेस्ट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन करें, तो मोर और लेस मिटिगेटरी अप्रोच होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एडेप्टेशन की बात करें, तो ये है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने के लिए क्या हमने ड्रेन बनाया, जो क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स हैं वो दिए कि नहीं एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिल्स हमने किए कि नहीं, कोई डिजास्टर आ जाए तो कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं, डाइक्स बनाए कि नहीं जिससे कि पानी जो कोस्टल रीजन में इन्वेड कर सकता है उसको बचाए। सो द पॉइंट इज कि आप वहां पर प्रिपरेशन करके रखें कि कल को ना डिजास्टर आ गया तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे उस टाइम पे। वो हो जाता है आपका एडेप्टेशन। अब हमें एक चीज अच्छे से समझ लेनी है कि एक तो प्लानिंग होती है कि आप नेशनल लेवल पे प्लान करें या स्टेट लेवल पे प्लान करें, और उस प्लानिंग को फिर ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट करने के लिए आप जाएं। तो उसके लिए तो देखो हमारे पास में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, एनडीएमए जैसी अथॉरिटीज हैं, वो सारी, एनडीआरएफ जैसे हमारे पास फोर्सेज हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि जिस जगह पे प्रॉब्लम है, जो लोकल इश्यूज हैं, उसमें लोकल कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन हो जाए। और दोनों चीजों को, मतलब आप देखो कि सेंट्रलाइज प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग दोनों को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो चीजों को हैंडल करना बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी आर्टिकल की, ये जो आर्टिकल है इसकी थीम मोरलेस इसी के आसपास में आपको दिखेगी। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो क्लाइमेट रियलिटी देखते हैं। कुछ स्टार्ट्स हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप एज इट इज लिख लो, याद कर लो। ठीक है। सबसे पहली चीज, इंडिया जो है वो 9th मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, एक तो ये ध्यान रखना है, और क्लाइमेट चेंज के चलते हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा, 1995 से 2024 के बीच में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं 430। इसके चलते 170 बिलियन डॉलर का हमें लॉस हुआ इकोनॉमिकली, और इसका असर सीधा 1.3 बिलियन लोगों पर पड़ा है। इसका मतलब सीधी है कि इसका इंपैक्ट आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसमें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, इसमें हीट वेव है, साइक्लोन्स है, फ्लैश फ्लड्स हैं, ये इंक्लूड होती हैं। तो हमें यहां पर समझना होगा कि कितना इंपैक्ट हमारे यहां पर आ रहा है, तो इसको इंपैक्ट को मिनिमाइज कैसे करें। तो मिटिगेशन के साथ एडेप्टेशन पर भी हमें जाना होगा। अब एक्सट्रीम इवेंट्स में सीवियर हीट वेव, हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली जिसमें अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है। डेडली साइक्लोन्स, जिस तरीके से कोस्टल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। फ्लैश फ्लड्स, जिससे एग्रीकल्चर और साथ में शहरों में जो सिचुएशन बनती है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर कहें जो हिली रीजन्स हैं वहां पर जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अनप्लान्ड मैनर में, उसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो एडेप्टेशन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये होगा। राइट। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई एफर्ट किए जा रहे हैं। देखो, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर में, वो आपको पता है COP21 हुआ था 2015 में। तो आप देखोगे कि जब जो रियो अर्थ समिट हुई थी ना 1992 में, जिसके तहत यूएनएफ ट्रिपल सी की शुरुआत हो गई थी, तब बात आई थी कि क्लाइमेट चेंज को हमें टैकल करने की जरूरत है। तो उसमें सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम करे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। तो वहां पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया कि हाँ भाई, क्लाइमेट चेंज सबके लिए चैलेंज है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने
बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो उनको फाइनेंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी चाहिए, फिर वो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन दे देंगे। इसी चीज को पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंडर में कहा गया कि हर एक देश अपने लेवल पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करेगा। मतलब ये कि अपने अपने लेवल पे डिसेंट्रलाइज मैनर में टारगेट फिक्स करेगा और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर काम किया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप देखते हो कि 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ, उसके टारगेट्स को डबल करने के लिए तो कोशिश हुई थी 2025 में, है ना। 2025 तक डबल करने की बात हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसको भी अब ट्रिपल करने की बात हो रही है। ट्रिपल कैसे किया जाए कि जो भी आपने कमिटमेंट्स दे रखे हैं उसको बढ़ाया जाए, और वो ट्रिपल करने का टारगेट यह है कि 2035 तक आप अपने टारगेट्स को 3 गुना करके अचीव करने के एफर्ट करो। नो डाउट इंडिया अभी तक बड़ी इकोनॉमीज में सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला कंट्री है, लेकिन हमें अभी भी और कुछ एडिशनल करने की जरूरत है। ये जो ट्रिपल टारगेट है ना, ये डिसाइड कहां हुआ था? पिछले साल की जो COP30 हुई थी ना ब्राजील के बिलिम में, वहां पर डिसाइड हुआ था कि भाई एडेप्टेशन पे जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, उसको अब आप थोड़ा सा और बढ़ाओ, जिससे कि आपके टारगेट्स आप 3 गुना तक अचीव कर सको। अब इंडिया ने क्या क्या चीजें डिसाइड कर रखी है? इंडिया ने जो मतलब अपडेट किया है 2031 से 35 के लिए अपने, तो उसमें एक तो ये कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी बातचीत होगी, जो भी इश्यूज हैं, उनको हर एक पॉलिसी में इंटीग्रेट किया जाएगा। सिंपल, क्लाइमेट चेंज को मेन स्ट्रीम कर दिया गया। दूसरा, हम कोस्टल रेजिलियंस, इसके अलावा देखें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और हीट मिटिगेशन पे काम करेंगे। तीसरा, हम बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करके चलेंगे, नहीं तो फिर बाद में चीजें कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएंगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप जानते ही होंगे कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट तो पूरा कर ही रहा है, आने वाली जनरेशन की रिक्वायरमेंट के लिए भी रिसोर्सेज छोड़े और एनवायरमेंट पे डैमेज भी मिनिमम कराए। तो ये सिनेरियो जो है वो हमारा रहने वाला है। तो ये जो पॉइंटर्स थे ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं, उनमें क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली हैं। तो देखो, एक तो NICRA, निकरा, ये नेशनल लेवल अडेप्टेशन प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के हिसाब से, याद रख लेना, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। इसमें हमने 151 वल्नरेबल क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं 651 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उनमें गांवों को आइडेंटिफाई करें तो वो लगभग लगभग आपको 448 एरिया गांव मिल जाएंगे, जहां पर खेती को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए ये निकरा वाला प्रोग्राम काम कर रहा है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी है। क्या किया जा रहा है वहां पर? सीड बांटे जा रहे हैं, बीज है ना वो इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि कम पानी की कंडीशन में भी सीड अच्छे से ग्रो कर जाए, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड। दूसरा, वाटर यूटिलाइजेशन बिल्कुल ऑप्टिमम हो, इसका मतलब ड्रिप वाटर आप इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। क्लाइमेट रिस्क को मिनिमाइज करना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं मोनोक्रॉपिंग हो रही है बैक टू बैक, तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इकोलॉजी के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग दी जा रही है फार्मर्स को कि आप कैसे अपने लोकल लेवल पे चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे डाउन या फिर अपराइट अप्रोच की बात करें, अपराइट अप्रोच या फिर डाउन टू अप अप्रोच की बात करें, इसके लिए तमिलनाडु का केस हमारे पास में था, क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस का। इसको इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में हाईलाइट भी किया गया है। इसमें क्या है कि तमिलनाडु ने अपने 11 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग गांव आइडेंटिफाई किए हैं कि कहां पर क्लाइमेट की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इवन इस प्रोग्राम को वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। इसमें क्या करते हैं, लोकल लेवल पे वाटर मैनेजमेंट की, कभी फ्लड्स आए तो कैसे टैकल होगा, ड्राउट्स आए तो कैसे टैकल होगा। एनर्जी सेटिंग पे काम किया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट करें, जिससे कि विलेज लेवल पे ही लोग अपने हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट कर दें। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, इन चारों पिलर्स पे काम करते हुए देखा गया, और उसमें मेन जो रोल प्ले किया वो था कि लोकल कम्युनिटी के लोगों को सीधा डिसीजन मेकिंग में आपने पार्टिसिपेट कराया। अब आप सोचो कि लोकल लोग मिलकर के काम कर रहे हैं इस चीज के लिए, फिर स्टेट लेवल पर काम हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली
डाउन मतलब एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच हो गई। ये दोनों एग्जाम्पल्स है ना, ये हमारे लिए बड़ी हेल्प कर जाएंगे आगे सॉल्यूशंस में। लेकिन अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो इशू आता है किसमें, पर्टिकुलरली अडेप्टेशन में। आप देखो फाइनेंस प्रॉब्लम कैसे है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने जीडीपी का 5.6% ही खर्च किया एडेप्टेशन में। यूनियन बजट जो लेटेस्ट आया है 2026-27 का, उसमें भी ज्यादा जोर दिया गया है मिटिगेशन पे। वहीं पर यूएनईपी का यह कहना है कि ज्यादा भी नहीं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो एडेप्टेशन में जो पैसा खर्च होना चाहिए उसमें 284 से 339 बिलियन डॉलर की कमी आ रही है। तो यह सीधा इशारा कर रहा है कि हम एडेप्टेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। नो डाउट मिटिगेशन के लिए काम करना है, लेकिन जो हो गया है तो उसके लिए एडजस्टमेंट भी तो हमें करना होगा। इसी बात को यहां पर बोला गया है। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी वर्ड आया है ना, इसका मतलब सिंपल आप समझिए कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे डेवलपमेंट को देख रहे हो। जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पे देखा, एक तो होता है ग्रीन प्रोजेक्ट वो कि जो एकदम जीरो स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं, एक होता है कि आप किसी भी काम में ग्रीनरी को कितना प्रोमोट कर रहे हो या क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कितना एफर्ट कर रहे हो, या फिर यूं बोले कि किस तरीके से आपने एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम किया है। वो जो चीजें हैं उनको हमें प्रोमोट करना है। तो उसमें देखो मिटिगेशन और एडप्टेशन पैरेलल चलता है। लेकिन यहां पर आपको पता है कि ये जो टेक्सोनॉमी है इसमें जो ग्रीनिंग की बात आ रही है, क्या उसमें एडेप्टेशन का पॉइंट कहीं इंक्लूड होता दिखता है? वो तो मिटिगेटरी अप्रोच हो गई। तो यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा यहां पर हमें एडेप्टेशन पे भी काम करना होगा। ये डेटा हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। WRI का ये कहना है कि अगर $1 आप एडेप्टेशन में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप मान के चलो $10 आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है, इसलिए एडेप्टेशन को हम लेके चले। सोल्यूशन वही बात, WRI ने क्या बोला वो बता देंगे आप। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को हमें अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा, स्टेट लेवल पे जो भी काम हो रहा है उसमें देखो पैसों की कमी ना आए, है ना। तो वहां पर मोर और लेस आपको कंट्रीब्यूटरी अप्रोच रखनी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कुछ भी काम हो रहे हैं, बजट एलोकेशन हो तो क्लाइमेट को सेंटर में रख के दिया जाए पैसा। स्टेट्स हैं वो भी अपने फंडिंग में अडेप्टेशन में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से देखें तो हमारा जो नेशनल एडेप्टेशन पॉलिसी है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपका स्टेट एडेप्टेशन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है। अगर इनकी बात करें तो ये दोनों की दोनों तो हो गई सेंट्रल प्लानिंग। इनको अगर हम इंटीग्रेट कर दें आपके लोकल लेवल इनिशिएटिव के साथ में तो कितना बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इन दोनों प्लान के आधार पर क्या किया जा रहा है, वल्नरेबिलिटी एसेस की जा रही है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे। ठीक है। फिर वहां पर साथ में स्टेट लेवल में क्या किया जा रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में क्लाइमेट चेंज सेल है वो ऐड किया जाए। स्किल डेवलपमेंट दी जाए लोकल्स को, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन दिए जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत नुकसान होता है लाइवलीहुड का, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं आज के पूरे इस डिस्कशन में, है ना। इसके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है लोकली लेड एडेप्टेशन का। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। आंसर राइटिंग में इसको आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। क्या है कि आप लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, है ना, कि आप कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए आगे आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोकल लेवल को देखते हुए, लोकल चैलेंज को देखते हुए प्लानिंग करोगे। ऐसा नहीं कि वन साइज फिट सॉल्व वाला कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज में ये प्रॉब्लम आती है ना। क्या प्रिंसिपल्स हैं, डिसीजन मेकिंग में आपने कम्युनिटी को आगे ले लिया, जैसे तमिलनाडु वाला जो केस हमने देखा ना कि क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज वाला, वो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, CRV टाइप मॉडल जैसे कि तमिलनाडु का हमने देखा। इन चीजों को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटकम हमें पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही चीज हमें देखनी है, जहां पर ग्रास रूट लेवल पे और टॉप लेवल पे जो भी काम हो रहा है उनको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है मोटा मोटा, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। बाकी आपके लिए ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, कैसे हम इन चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है। और ये जो कीवर्ड्स है ना, इनको आंसर राइटिंग में आप जरूर यूज करेंगे। राइट। फिर आ जाता है आपका
प्रीलिम्स में क्या आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ध्यान से देखो, सीआरवी से रिलेटेड है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखो, है ना, और आंसर देने की कोशिश करिए। फिर जो है आपका मेंस का क्वेश्चन आ गया। इंडियाज अपडेटेड एनडीसीज emphasize mainstreaming climate adaptation, yet the financial and institutional framework remain mitigation centric. Analyze the statement and suggest measures for scaling locally led adaptation. ध्यान से देखो इसको, और फिर उसमें अपने हिसाब से सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, उसमें फैक्ट्स आपके पास में है कि इंडिया कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कितना लॉस हो रहा है, सारा प्रॉब्लम आप बजट के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हो। और उसमें भी ये भी बता सकते हो कि बजट में जिस तरीके की कैलकुलेशन लगाई जाती है उसमें एडेप्टेशन नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, मिटिगेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बैलेंस होना चाहिए जबकि। ठीक है, सॉल्यूशंस में आप बता सकते हो कि WRI का क्या कहना है, स्टेट लेवल पे कैसे हम प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जिससे कि फंडिंग की शॉर्टेज खत्म हो, प्राइवेट सेक्टर को हम ला सकते हैं, है ना। लोकल लेवल पे कैसे इनिशिएटिव कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे सीआरवी की स्टडी हमने देखी। इसके अलावा स्टेट लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आप क्लाइमेट चेंज सेल्स इंट्रोड्यूस करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करो, और साथ ही साथ स्टेट पे जो अडेप्टेशन के लिए प्रोग्रामिंग है उस पे भी हम इफेक्टिवली काम करें, तब जाकर के पूरा ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। ये सारा सीन हमें देखना है, ठीक है। क्विक रिवीजन के हिसाब से ये पॉइंटर्स हमने ऑलरेडी अच्छे से कवर किए, अब जस्ट गो थ्रू कर लो, चीजें रिकॉल हो जाएगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।